देखो देखो स्मार्ट बच्चों ध्यान सुनो। 12th तो आपने वही पेपर आपने दे दी। अब जिस बच्चे को भी लगता हो, बिल्कुल सिंपली बात कहता हूँ मैं को कि जिस बच्चे को भी लगता हो 12th के पेपर अपने दे दी, बायो का बच्चा है, उसको लगता हो कि भाई मेरा पेपर ऐसा गया है कि मेरे भाई 80% बन जाएगी, 85 बन जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर मेरा दाल गलने वाली नहीं। तो वो सिंपल सी बात है, सबसे अच्छा बायोलॉजी तरीका आज के टाइम पे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरे, एमबीबीएस के इक्विवेलेंट इसकी डिग्री मिलती है, जो बिल्कुल पेमेंट इक्विवेलेंट लेवल भी इक्विवेलेंट। और सबसे बड़ी बात है, इतना इजी पेपर आता है कि अगर आपने जो टीचर पढ़ा रहे हैं पेपर लगाए वही लगा रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू पढ़ाओ, ठीक है, 11-12 को पढ़ा रहे हैं, साथ ही बीएससी नर्सिंग का भी स्टडी करें। तो आपको अगर इनके हिसाब से पढ़ ली तो मेरी गारंटी है जुलाई में इसका एग्जाम होगा और आपका आराम सिलेक्शन है। और सिलेक्शन का मतलब क्या है वो भी समझोगे। सिलेक्शन क्या है, दो तरह का सिलेक्शन होता है। एक तो आपको मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज जिसकी फीस होती है 20,000, एक मिलेगा आपको प्राइवेट कॉलेज जिसकी फीस 2 लाख भी ले लें, 3 लाख भी ले लें। प्राइवेट कॉलेज सब पे मिल जाए, जिसने भी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया रैंक कम है और उसकी पेमेंट होती है साल भर की 2 लाख ले लें, 3 लाख ले लें, जैसा आप कॉलेज के पास जाओ जिसके जैसा लपेटे में आ जाए जैसा। लेकिन आपने गवर्नमेंट कॉलेज दिया तो गवर्नमेंट की फीस मात्र 20,000, ठीक है। और डिग्री प्लेट दिया बढ़िया, गवर्नमेंट की डिग्री ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो वहीं प्रैक्टिस करते करते गवर्नमेंट के अंदर ही सेट होते हैं और सबकी उम्मीद है गवर्नमेंट जॉब में। इसलिए जो अब जिस बच्चे को लगता है कि नहीं मैं 85 के ऊपर स्कोर करूँगा, मैं 90 के ऊपर जाऊँ, तो फिर वो नीट के लिए भी कर सकते हैं। और नीट के लिए अच्छी सुविधा ला रहे हैं अपने यहाँ तक कि रेजिडेंस की जो टॉप फैकल्टी वो यहाँ आकर पढ़ाए। और जिस बच्चे की 90-95% आ रही है, किसी का 90% आ रही है, तो जो एलन की और अदर इंस्टीट्यूट की फीस है 1,40,000, उसको मैं यहाँ कोचिंग पे उन्हीं फैकल्टी को बुला के जो टेप फैकल्टी 50,000 के अंदर 60,000 के अंदर पूरा कोर्स कराऊंगा। और किसी का 95 से ऊपर बन गया तो उसकी 25,000 में पूरी नीट की दे देगा। पूरी साल भर की बात करता हूँ, स्टेट मेटेरियल मिलेगा, सब मिलेगा, स्कॉलरशिप दिला दूँ। और टॉप फैकल्टी आएंगे रेजिडेंस, हर कोई नहीं आए, आपको लगेगा कि पढ़ाया जा रहा है। ये हम बच्चों की हित के बारे में सोचते हैं। अभी बीएससी नर्सिंग में किया है हमने, तो इसलिए नहीं कि प्रॉफिट हो जाएगा, बच्चों का प्रॉफिट हो जाएगा। ये देखिए कि हम तो फ्री रहते हैं इस टाइम पर, हमने फैकल्टी लगाई कि केमिस्ट्री का टीचर जो पढ़ा रहा है घंटे के कॉम्पिटिशन में उसको लगाया है, ठीक है। बायो में भी आएगा टीचर, मैं भी हूँ, तो मैं तो ये बच्चे जानते हैं जो 11 से पढ़ रहे हैं, तो 11 से माथापड़ी करते रहते हैं उनके साथ कॉम्पिटिशन। तो मेरा कहने का होता है कि जिस बच्चे का भी अपने ग्राउंड खुद पहचान कि अपने 80-85% बन रही है, इसके पास जा रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग कर नीट वीट में अपना कुछ होने वाला नहीं, सेंटर से यहाँ करवाने को पैसा लगा। हाँ, पर किसी को उम्मीद है कि मैं 90 लाऊंगा, 95% लाऊंगा, तो किसी को कहता हूँ नीट की तैयारी। उसके बाद अपने सेमिनार आप अटेंड करोगे, शाम को रेजिडेंसी की पूरी फैकल्टी आएगी, पेरेंट्स को भी ला सकते हो उस मामले को। हमने पूरा बच्चे को कहा कि भैया 90 के ऊपर बच्चा खा रहा है तो 50-60,000 में पूरे साल भर की नीट कराओ, हमारे यहाँ यही फायदा। और जो बच्चा 95 लाएगा उसको ओनली 25,000 में पूरी साल की नीट पढ़वाऊंगा, और वही वेस्ट पे कर दीजिए। पूरा डाउट काउंटर सब ऐसे लगेगा कुछ उनकी रद्दी वाला हो, कुछ नहीं हो, और सिलेक्शन और होगा। ये मेरी गाइड ऐसे बीएससी नर्सिंग में भी है। तो अगर आप हमारे हिसाब से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट के कॉलेज मिल जाएगा आपको, लेकिन पढ़ना हमारे हिसाब से। ऐसे नहीं कि टीचर बोल रहा है ये करके लाना है, टेस्ट देना है और अपन मस्करियाँ कर रहे हैं, वो नहीं करना है, सीरियसली पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि आपका जो बीएससी नर्सिंग का जो पैटर्न है वो क्या है। देखो, सबसे पहले ही बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या आता है भाई कि भैया ये जो RUHS है, RUHS को हम जानते हैं ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये नर्सिंग कोर्स कराता है। कराने में एम्स का भी हो, जिस बच्चों का एम्स का भरना, एम्स में क्या मिलती है, इसमें मिलेगी 80,000 पेमेंट, उसमें मिलती है 120,000 पेमेंट इनिशियल, उसमें आपको एम्स को ले लेते हैं। उसके भी फॉर्म निकले हैं 16 अप्रैल लास्ट डेट। सिलेबस यही है, सिलेबस यही है
दिन तो ये है, अभी 16 अप्रैल लास्ट डेट है, 16 मार्च से फॉर्म कर रहे हैं। अपनी राजस्थान वाले की जो डेट आएगी भी वही है, अभी डेट नहीं है। पर एम्स के फॉर्म चल रहे हैं, आप कर सकते हो, इसी के अंदर आप कर सकते हो। एम्स के अंदर सारे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी और उसकी इनिशियल पेमेंट 1,20,000 से चालू है। तो उसका भी मतलब आप इसी में कोर्स कवर कर सकते हो। हम तो IUPS के नाम से पढ़ा रहे हैं, पर सिलेबस वही कवर होगा। सब टीचर को बोल रखा है इसकी 12th आती है मेरी, 12th के अंदर मैंने आपको टेक्निकल पॉइंट सीखे, टेक्निकल सोल्व कैसे सिलेबस आपने पढ़ी रखा है, हम उसको रिवाइज कराएंगे, क्वेश्चन कराते हैं। अब जब आप स्टेप बाय स्टेप तो समझ लो भाई जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या आएगा, क्या क्या बच्चे को ये जानना जरूरी है। तो आएगा क्या क्या भैया, देखिए देख हमारे जैसे BSc नर्सिंग में क्या आएगा, टोटल तेरे 100 क्वेश्चन का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर 33 मार्क्स तुम्हें पता होता है, उड़ा नहीं सकते बच्चे को। उसके बाद में केमिस्ट्री का नंबर आता है 33 केमिस्ट्री क्वेश्चन आएंगे, 34 बायो के क्वेश्चन। बायो की ज़्यादा इसलिए मेन तो सब्जेक्ट बायो बच्चे 33 समझ लीजिए कितने क्वेश्चन होंगे, 100। उसके बाद एक क्वेश्चन 1 नंबर है, एक क्वेश्चन में 1 नंबर है, तो 100 नंबर का पेपर समझिए। और सबसे बड़ी खास विशेषता है आज इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है भैया, तो पूरे बढ़िया है, कोई कोई करने वाला नहीं। संगीत में तो नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन मस्त भर गया। और मैं कह रहा हूँ जो 100 में से 70 से ऊपर नंबर लिया उसको तो आराम से अच्छे कॉलेज मिल जाएगा। BSc नर्सिंग की तरफ जागरूकता कम है बच्चों, इसलिए क्योंकि बच्चे नीट का ही भरे और BSc नर्सिंग का ही भरे, अगर उधर भी तो यहाँ पे जुगाड़ बैठ रहता है। और सिलेबस आप इधर नर्सिंग का कोई सा स्टेट का बोला, एम्स तक का बोला, सिलेबस सबका इसी में 12th पे ध्यान देते हैं। सबसे बड़ा फोकस किस पे, 12th पे। और 12th में आपको न्यू टाइप सोल्व करके सीखेंगे कैसे सोल्व। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा कि भैया कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है, आराम से कर सकते हो। सिलेबस पूरा का पूरा भी जो BSc नर्सिंग का रिवाइज सिलेबस आया, इसमें 12th का सिलेबस डालते हैं तो बच्चे को 12th की न्यू टाइप सोल्व ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन होता है कि इसमें आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, जैसे हाउ टू आई प्रिपेयर द BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, करूँ कैसे तैयारी। तो तैयारी करने का सबसे बड़ा तरीका है कि पहले तो टीचर जब पढ़ाएगा तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाइए, फिर उसके बाद में आप एक टाइम टेबल बनाओ और टेस्ट दो। अब ये सब आपकी कोचिंग में पॉसिबल हो पाते हैं, इसके BSc नर्सिंग की कोचिंग कराइए या टेस्ट शेड्यूल करोगे तो टेस्ट में सारे क्वेश्चन किसके देंगे हम, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। और मेन फिर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे टीचर आपको सारे पेपर सोल्व करेंगे। सैंपल पेपर तो देंगे सही है, ये सब आपको यहाँ से मिलेंगे, ये सब आपको यहाँ से मिलेंगे। सैंपल पेपर टीचर पूरा वीकली जैसे भी एक चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद सैंपल पेपर लेंगे, साथ में ओल्ड ईयर के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे आपको यहीं बिठा देंगे। ऐसा नहीं कि हाल करके जितने करते हैं। तो ये सबसे मेन चार्ट होता है कि मतलब जो सिलेबस बताना चाहिए, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे आपको बताइए, ठीक है। कार्यक्रम लीजिए, ठीक है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि एक साथ क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम चालू करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में ये है कि आपका जो हमने 12th में पढ़ा बिल्कुल डिट्टो वैसा ही चैप्टर यहाँ पर पूरा। 12th में पहला चैप्टर क्या पढ़ाते थे बताओ आप, सब क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्पिरिट वही था। तो आप देखेंगे उससे संबंधित मैं जैसे पहले चैप्टर का तरीका हमारा ये होगा कि हम चैप्टर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन वो सब आपको एक साथ दिखाएंगे, आप उसको कॉपी भी करना, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े देखते रहना नजारे
फिर जैसे ही आपकी पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद आपको क्लास के अंदर जो ओल्ड ईयर में पेपर में आ चुके ताकि आपको यकीन हो कि जो पढ़ा रहा है वो पिछले साल के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद हम अलग से सैंपल पेपर देकर टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो हर जब टीचर का यही रहेगा, पहले आपको चैप्टर की की पॉइंट बताएगा। की पॉइंट मतलब क्या क्या न्यूट्राइट बन सकती है, उसको एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। जैसे ट्वेल्थ आपने पढ़ रखे, ट्वेल्थ तो पढ़ना लिखने के हिसाब से, और यहाँ किसके हिसाब से पढ़ना है, बस ABCD MCQ सोल्व करने के हिसाब से। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम आपको पता ही है क्या था, फर्स्ट सेकंड का नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में क्या नाम था भैया, स्थिर विद्युत। दोनों कंबाइंड बच्चे हैं तो दोनों में लेकर बोलेंगे, दिक्कत आए तो फिर पूछ लो। सॉरी, अब देखो स्थिर विद्युत में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बताओ स्थिर आवेश उत्पन्न करने के लिए, स्थिर आवेश मतलब इंग्लिश में रेस्ट चार्ज, बोलो रेस्ट चार्ज जनरेट करने के लिए। और एक बात हिंदी वाले जरूर ध्यान रखना कि इंग्लिश की भी टर्म्स नोट करना, क्योंकि पिछले साल के पेपर में ऐसा हुआ था कि हिंदी मीडियम में 4 क्वेश्चन गलत छपते थे, और माने कौन से आते हैं सही, इंग्लिश में। इंग्लिश की लैंग्वेज में क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो और अगर दोनों में अगर हुआ, एक हिंदी वाला क्वेश्चन है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, चेक कौन सा होना है, इंग्लिश वाला। हिंदी वाले को मैं इंग्लिश में नोट लिखा हूँ तो उनको भी लिखें, समझ में ऐसे नहीं कि आपको हिंदी मीडियम में हम इंग्लिश का लाइन नहीं लिखेंगे, उसको लिखना। क्योंकि पिछले साल के पेपर में 4 क्वेश्चन में गड़बड़ हुई, 4 क्वेश्चन इसलिए हिंदी में एक ही चीज़ क्या है, 4 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन छपा हुआ था, इंग्लिश में 4 क्वेश्चन क्या थे, अलग है। तो माना सही कौन सा जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी वाला सही नहीं है। ठीक है, इसलिए आप इसका भी ध्यान रखना। तो स्थिर आवेश रेस्ट चार्ज, बताओ सबको याद है, 12th पास किए, बोला स्थिर आवेश उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती है, 4। फर्स्ट कौन सी होती है बताओ, फर्स्ट मेथड कौन सा, फ्रिक्शन, घर्षण। सबसे पहले आप फ्रिक्शन से, घर्षण से आवेश उत्पन्न कर सकते। दूसरा बोलो विकिरण मतलब इंडक्शन, होगा। तीसरा बोलो कॉन्टैक्ट या कंडक्शन, कंडक्शन मतलब स्पर्श द्वारा या चालन। लास्ट बताओ, वेरी गुड, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण भाव, इसके द्वारा ध्रुवण। बोला रेस्ट चार्ज जनरेट करने के कितने मेथड होते हैं अपने पास में, 4 मेथड है। तो फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन या कांटेक्ट और पोलराइजेशन। हिंदी में घर्षण, प्रेरण, स्पर्श या चालन और ध्रुवण। 4 विधियों से आप क्या उत्तर कर सकते हैं इसके। अच्छा बताओ आप, घर्षण में फ्रिक्शन, बताओ घर्षण से स्थिर आवेश लाने की खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, बताओ घर्षण विधि की, बताइए जल्दी से। नहीं याद है तो नाम ध्यान रखें। खोज, घर्षण द्वारा आवेशन की खोज किसने की थी, थेल्स। हु डिस्कवर, थेल्स। घर्षण विद्युत की खोज किसने की, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की थी, थेल्स। अच्छा व्याख्या किसने की थी घर्षण से स्थिर आवेश की, एक्सप्लेनेशन किसने दिया बताओ, वेरी गुड, एक्सप्लेनेशन। व्याख्या किसने की, नाम याद होने चाहिए, पूछ लेगा किसने की थी, गिलबर्ट। किसने, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, किसने बताया था, फ्रैंकलिन। टाइप्स ऑफ चार्ज किसने बताया था भैया, फ्रैंकलिन।
इसका बताया था फ्रैंकलिन। कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, बताओ घर्षण से आवेश क्यों आता है? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आता है? चार्ज। इससे आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। आपसे पूछे घर्षण से आवेश क्यों आता है, तो बोला इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आदान प्रदान। व्हाई चार्ज कम ड्यू टू फ्रिक्शन? बिकॉज इन दिस कंडीशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो सब बच्चे सबसे पहले तो पहले पेज पे अपने सबसे पहले टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे चैप्टर पर डाल के नोट्स सारे उतार। नोट्स आपको चाहे मिल भी जाएंगे अलग से, लेकिन फिर भी आपको कॉपी में उतारना है। जटा जलकाल टोटल क्वेश्चन 3 नंबर का। चलिए सब बच्चे बालक चैप्टर का फर्स्ट में इसमें की पॉइंट लिखाए जाएंगे। आपको इस पे लिखाए बनेगी सारी जरूरी लिखाएंगे, वही की पॉइंट है लिखाए बनेगी, इसलिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा।
कौन सा? ये ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई मुझे फ्रिक्शनल चार्ज क्यों आता है तो क्या बोलना है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण। हो गया, बता लिया। अच्छा, इसके बाद बता लेगा ना, इसके बाद आपको पूछेगा बताओ प्रेरण से आवेश, इंडक्शन। प्रेरण मतलब क्या होता है? इंडक्शन। ध्यान रखें, इंडक्शन से चार्ज, प्रेरण से चार्ज केवल किस पर आता है? मेटल से। ध्यान, केवल किस पे आता है? धातु। कोई पूछे क्यों आता है? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ ट्रांसफर। यहाँ क्या है? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गति की कमी, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण चार्ज आता है। आपने इसमें डायग्राम देगा, आपको फोटो पूछ सकता है, जैसे ये डायग्राम देखेगा, ये स्फीयर है, मेटल का स्फीयर है, धातु का गोला है, इसके पास आपसे कहेगा कोई भी रोड लाइन नेगेटिव चार्ज है, बताओ चार्ज कौन कौन सा आएगा? यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ कौन सा चार्ज होगा? तो बताओ, यहाँ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस में क्या करेगा? प्रतिकरण बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? इधर। जिंदगी में ध्यान रखें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये ध्यान रखें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पॉजिटिव, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होती है? धनावेश। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बताओ, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, बोलो क्या होता है? तो बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या आएगा? नेगेटिव। इसमें तो ये पूछ सकता है कि भाई धातु पर आवेश कौन सी विधि से लाते हैं, तो मेटल लिखेगा। तो धातु पर मेनली चार्ज किससे लाते हैं? प्रेरण से। मेटल पे चार्ज कौन से विधि से लाते हैं? इंडक्शन। क्यों आता है? तो बोले ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भागते हैं वन प्लेस का नंबर पे, इलेक्ट्रॉन की गति। क्वेश्चन पूछेगा तो कोई डायग्राम दे देगा, जैसे कभी नेगेटिव ला सकता है, कभी आपसे बोलेगा भैया पॉजिटिवली चार्ज रोड बोला है, अब बताओ इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? बोले इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? हमारा मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, किधर भागेंगे बताओ? इसकी तरफ। तो बोले यहाँ क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ क्या होगा? बताओ चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन कौन सा चार्ज है बताओ? प्रेरण। बता लो। लिख लिया है?
लिखने में दिक्कत आए तो खुद भी पूछ सकते हो। अब देख अगला आता है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कांटेक्ट, इस पे आपके ज्यादा क्वेश्चन आए हुए तक। चार्जिंग बाय कांटेक्ट, स्पर्श द्वारा आवेशन इस पे एक क्वेश्चन आता है, आया हुआ है 2-3 बार आ चुका है। इस पर बताएंगे अभी आपको। आप सब जानते हो स्पर्श द्वारा आवेशन क्या है कि अपने पास में दो आइडेंटिकल स्फीयर, आइडेंटिकल मतलब समान त्रिज्या के गोले हैं, तो ये आइडेंटिकल स्फीयर, दो समान त्रिज्या के गोले। इस पर चार्ज कितना है भैया Q1, इस पे कितना है बेटा Q2, दोनों पर डिफरेंट चार्ज। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब स्पर्श कराते हैं। क्या कराते हैं? स्पर्श, टच। और टच करने के बाद बताओ इन पे चार्ज कितना बचा। अगर सीबीएसई का कोई बच्चा बैठा होता तो उनके पेपर में क्वेश्चन भी यही था ना, 3rd नंबर की निकाय। हाँ, तो बताओ दोनों को जोड़ के किसका मान लगा दो, 2 का एवरेज निकाल। Q1 + Q2 / 2। तो अगर दोनों प्लस में है तो जोड़ दो, एक प्लस में और एक क्या है माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपको बीजगणित योग करना, प्लस है तो प्लस में लो, माइनस है तो माइनस में। तो दोनों को टच करके 2 का डिवाइड करो, तो बोलो चार्ज बच गया कि बच गया। तो आपसे ये करेगा चार्जिंग के पहले के आपको पहले का आवेश दे देगा, इस पे इतना आवेश, इस पे इतना आवेश, कहेगा भैया हमने इनको स्पर्श करा दिया, बोलो नया आवेश कितना होगा। कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 का क्या लगाना है 12। जैसे कि आप अगर देखें तो ये आपके पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ये सारे ओल्ड इंग्लिश पेपर है, सारे ओल्ड इंग्लिश पेपर है। इसमें आया हुआ है देखना वीडियो पिछली बार कैसे टाइप नहीं किया। देखो क्वेश्चन क्या था, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये आया था कि 2 गोले हैं समान त्रिज्या, एक पे चार्ज दे रखा था उसने +4 कूलम, एक पे 2, दोनों की त्रिज्या सेम। बताओ इनको टच कराए, तो टच करने के बाद दोनों कितना कितना आवेश बचेगा। तो आसान सा है, दोनों को जोड़ के कितने का मान लगाना, कितना आंसर आएगा। इस पे भी 3 और इस पे भी 3, आपको दोनों को जोड़ के किसका मान लगाना, आवेश आएगा कि नहीं, बता लो। चलिए वेरी गुड। अगला आता है चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, ध्रुवण द्वारा आवेश।
अच्छा बताओ पहली बात, ध्रुवण का मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा इसका, क्वेश्चन तो बताता हूँ किसान। और बताओ ध्रुवण का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? अपन सब जानते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर में सारे एटम में सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस। सब में परमाणु में केंद्र पे क्या होता है? नाभिक। और बताओ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डिफरेंट रेडियस सर्कुलर पाथ पे क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? विभिन्न त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मुझे बताओ इस इलेक्ट्रॉन का केंद्र कहाँ होता है? सारी कक्षाओं का केंद्र कहाँ है? यही है न्यूक्लियस। इसका सेंटर भी यही है, इसका सेंटर भी यही है। तो कहने का मतलब हम ये बता सकते हैं कि जो एटम होते हैं, एटम में जितना प्लस है उतना ही माइनस है, और दोनों का सेंटर एक ही जगह। नाभिक पे होता है, सबका केंद्र नाभिक पे। तो बताओ ऐसे परमाणु को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? अध्रुवीय परमाणु, नॉन पोलर। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। अब बताओ हम क्या करें? किसी विधि द्वारा इसमें से प्लस और माइनस के सेंटर को क्या करते हैं? अलग अलग। कैसे करेंगे बताएंगे। पर अगर हम क्या करें? प्लस का सेंटर अलग और माइनस का सेंटर क्या करते हैं? अलग। बोलो क्या बन गया इसके अंदर? डाइपोल। द्विध्रुव कहते हैं इसको, जितना माइनस उतना प्लस, कुछ दूरी पे आ जाती है। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में द्विध्रुव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइपोल। और ऐसे एटम को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय परमाणु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलर एटम। और इस मेथड को क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। और पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जब हम क्या करते हैं, किसी धनावेशित क्षण को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो ये उछल के इसके चिपक जाते। क्यों? कौन सी विधि के कारण? तो आंसर ये होता है क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है बताओ? प्लस। अब ये कागज के टुकड़े हैं, पेपर के पीसेस हैं। बोलो कागज चालक होता है कि क्यों चालक होता है? पेपर इंसुलेटर होता है या कंडक्टर होता है? इंसुलेटर। बोले इसके ईच एटम में प्लस माइनस का सेंटर कहाँ होता है? एक ही जगह। कहाँ होता है? एक ही जगह। और जैसे आप ये धनावेशित क्षण पॉजिटिवली चार्ज रोड इसके पास ले आते हो, तो लोग धन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। और ऋण को क्या करेगा? प्लस को क्या करेगा? रिपेल। और माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट। उसके ईच एटम में क्या होता है? माइनस प्लस का सेंटर डिस्प्लेस हो जाता है, ऐसे जैसे यहाँ होता है। क्योंकि प्लस को क्या करेगा? रिपेल। और माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो दोनों सेंटर अलग हो गए। तो मतलब रोड की तरफ कौन सा चार्ज आएगा बताओ? और मतलब प्लस माइनस के बीच में कौन सा सपोर्ट करता है? कौन सा सपोर्ट करता है? अट्रैक्शन। तो आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे देगा? ध्यान दो। ऐसे कोई मेथड नहीं पूछेगा यहाँ पर, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो आपको मेथड नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कैसे? क्वेश्चन पूछेगा whenever any charged body is bring near to insulator body, then they attract each other due to जब अनावश्यक वस्तु के पास किसको ले जाते हैं? आवश्यक वस्तु को ले जाते हैं। तो उनके बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। क्योंकि तो ए पॉइंट दे देगा वहां पर प्रेरण के कारण, मतलब इंडक्शन के कारण। बी दे देगा फ्रिक्शन के कारण, मतलब घर्षण के कारण। सी दे देगा स्पर्श के कारण,
बाय कांटेक्ट। भी दे रहा है किसके कारण? ध्रुवण, मतलब किसके कारण? पोलराइजेशन के कारण। तो बोला आप आंसर इस पे टिक करके आए पोलराइजेशन। क्योंकि बताओ जो ग्लास रोड उस पे चार्ज और पेपर के पीस क्या है? इंसुलेटर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं था। पर जैसे उसके पास लाओगे तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, और माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो प्लस की तरफ कौन आएगा? माइनस। तो कौन सा पोर्ट करेगा? आवेशित वस्तु को ले आ रहे हैं उदासीन के पास, उसमें धन ऋण का केंद्र एक ही है। अब धन को ले आएंगे, धन धन को क्या करेगा? प्रतिकर्षण। ऋण को क्या करेगा? आकर्षण। तो प्लस के पास कौन आएगा? माइनस। तो कौन सा बल करेगा? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस पर, बाकी कोई मेन इस क्वेश्चन नहीं। आप उदास होकर इस क्वेश्चन को क्या होता है चार्जिंग है पोलराइजेशन उसको कॉपी कर सकते हैं। चलेगा भाई? चलो द्रुत गति से कहा तो मतलब इतने क्वेश्चन की तो लिख लें, वो क्वेश्चन करना है वो काम कर। अब देखो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है जो आप सबको आती है पहले से, लेकिन इनको ध्यान से करें, इन पे क्वेश्चन ज्यादा है। आवेश बताओ कौन सी राशि है? क्वांटिक कौन सी राशि है? क्वांटिक राशि है। इंग्लिश वाले चार्ज इज ए होनी तो यहाँ पे चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। कौन सी पूछेगा? इसके अंदर मत रहे, इसके अंदर पूछेगा चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड। बोलो कौन सा फॉर्मूला बताया था चार्ज का? U इक्वल्स टू प्लस माइनस ME। ध्यान रखें कि अगर किसी भी वस्तु पर चार्ज पूछता है, आवेश पूछता है, तो ये पता लगाओ प्लस माइनस एन। बोलो एन क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू क्या है बताओ? चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। क्या है? आवेश। ठीक है। ई की वैल्यू दुनिया जानती है 1.6। इसमें आपको Q देकर N पूछ सकता है, N देकर Q पूछ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या आएगा? प्लस। दे रहा है तो क्या लेना है? प्लस। और गेन हो रहा है तो क्या लेना है? मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या लेना है? माइनस। साथ में द्रव्यमान में कमी पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, लॉस ऑफ मास पूछ सकता है या गेन ऑफ मास, मतलब चेंज इन मास लिखता हूं। चेंज इन मास पूछता है
तो ये लगता द्रव्यमान में परिवर्तन पूछता है तो ये लगता, जहाँ n क्या है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको चार्ज पूछ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल दे सकता है। क्रिया आवेश ये नहीं पूछेगा क्वांटिटी क्लास तो अपन बोल सकते हैं, वहां भी पूछो एक वस्तु पर आवेश कितना है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, या n दे देगा, क्या पूछेगा, देगा तो प्लस, लेगा तो क्या लगाना है माइनस। तो इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ, ठीक है, निकाल लेते सब आपको स्टार लगाएगा तो हम नहीं सब पॉइंट टू कॉपी में डालना, स्टार लगाते जाओ, कॉपी करते जाओ। देगा तो द्रव्यमान में कमी आएगी, लेगा तो द्रव्यमान में क्या होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मास में लॉस होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मास में क्या होगा, ये। देख लिया, चलो सब बच्चे क्वेश्चन का आंसर बताओ, सब रिजल्ट देख के बता दोगे आप, है ना, रिजल्ट देख के बता दोगे। ये वाला क्वेश्चन लेके दिखाओ, इसमें क्या आंसर आएगा, इंग्लिश इन दोनों में लिखा हो, पहले देख के बता दोगे तुम। पी एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, कौन सा ऑप्शन है, बी कितने तारे आता करो, बी कितने तारे आता करो, बस कितने बच्चे कुछ भी नहीं बता रहे। तो क्या पूछा, चार्ज कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, बोलो आवेश कितना दिया, 1 कूलम, बोलो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बोलो आवेश कितना दे रहा है, देखो चार्ज कितना दे रहा है, 1 कूलम, यहाँ लिख दो 1 कूलम। n तो पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, बोलो E का मान कितना दिया है, 1.6 10 टू पावर -9, बोलो n बराबर क्या हो गया, 1/1.6 10 टू पावर -90, बोलो 10/16, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा प्लस 8 10, इसको दे दो कितना हो गया 100/16 10 टू पावर 18, बोलो 100 बार लगाओ कितनी बार जाएगा 6 10 96, कितने बचेंगे और 2 5 ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, ये तो पहले पूछा हो, जो नया पूछेगा तो करेगा भैया यहाँ दे देगा, जरूरी 1 कूलम चार्ज है, ये ध्यान रखते हैं, अगर माइक्रो कूलम दे दे तो माइक्रो कूलम का मतलब पता होना चाहिए, कैसा है -6 कूलम, मिली कूलम दे दे तो मतलब क्या होता है, हाँ, और नैनो कूलम दे दे तो क्या होता है, बोलो -9 कूलम, समझ गया, कैसे दे सकता हूँ, आवेश आपको देगा और इलेक्ट्रॉनों का नंबर पूछे, इलेक्ट्रॉन का नंबर देके चार्ज ही पूछ सकता है, तो अपने पास में एक ही हथियार, कौन सा दोनों लगाएंगे अपन, ये जो भी आपको सिखाएगा इस पे ही आप जाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला अपना फॉर्मूला Q बराबर Ne, यहाँ पर n लिखा सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसने चार्ज दे दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान में कमी भी पूछ सकता है, लॉस गेन और कम, समझिए, तो समझिए ना। चलो इसके बाद प्रॉपर्टी आती है चार्ज ऑलवेज रिमेन
कंजर्व, आवेश सदैव संरक्षित रहते, न तो डिस्ट्रॉय होता है न क्रिएट होता है। ठीक है, अब इसका पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन देगा इसमें। बताओ कौन सी पे टिक करके आपके पेपर में आपके क्वेश्चन आ गए, आ सकता है बात इम्पोर्टेंट आएगी, अभी तक नीट में आया। बताओ, मैंने लिखा है आवेश सदैव संरक्षित रहता है, ये प्रॉपर्टी है चार्ज की, आपने ट्वेल्थ पढ़ी नहीं, सबको पता है चार्ज वोल्टेज कंजर्व। और पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा, पेपर में लिखा कोई भी रिएक्शन, केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हो, अभिक्रिया पढ़ते हो, तो कोई सी भी अभिक्रिया केवल पहले और बाद का परमाणु क्रमांक सेम रहता है, एटॉमिक नंबर बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन रिमेन इक्वल, ओनली मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या बता रखी है, बोथ रिमेन इक्वल और नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं, तो आंसर आएगा सी, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर से चार्ज डिसाइड होता है, परमाणु क्रमांक से आवेश डिसाइड होता है, और द्रव्यमान संख्या से ऊर्जा डिसाइड होता है। आप सब जानते हो ऊर्जा सदैव क्या रहती है, संरक्षित, और आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित। ऑलवेज चार्ज एंड एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी भी ऑलवेज कंजर्व करती है, चार्ज भी ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व। इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या रहेंगे, ठीक है। 7 प्रश्न बच्चे बताओ, एक क्वेश्चन और इसमें ऐड करता हूँ, नॉलेज भी है कि नहीं। बताओ नाइट्रोजन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 7n14 बताओ, 7n14 पर चार्ज बताओ, क्वेश्चन बनेगा बताओ 7n14 पे चार्ज कितना, 7 नाइट्रोजन 14 पर आवेश कितना होता है, वेरी गुड। ध्यान रखें ये नाभिक का सूत्र है, न्यूक्लियस, और नाभिक में यहाँ लिखते हैं एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन,
न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो चार्ज किसमें होता है? ओनली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है, पर न्यूट्रॉन तो उदासीन है, आवेश किसका होता है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन का नंबर यहाँ लिखा है। तो अगर आपको कभी भी नाभिक पर आवेश पूछे ना, चार्ज पूछे, तो कुछ मत करा करो, इस संख्या को ई से मल्टीप्लाई करना है। जब ई का मान कितना होता है बताओ? 1.6 × 10⁻⁹ आपको नाभिक का क्या मिल जाएगा? आवेश मिल जाएगा। और अगर नाभिक का मास पूछे, द्रव्यमान, तो कुछ मत करा करो, यहाँ जो लिखा हुआ है ये मास नंबर है, यहाँ वाले नंबर को 1.67 × 10⁻27 से मल्टीप्लाई कर देना, मास मिल जाएगा। कभी भी आपको नाभिक पे आवेश पूछे तो आवेश यहाँ से निकालते हैं नीचे से, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, इसको बस आप प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज आएगा, जो भी लिखा हो उसको, और ऊपर जो लिखा है उसको 1.7 × 10⁻27 से मल्टीप्लाई करना, क्या रहेगा उसका? मास हो जाएगा। और चार्ज ही पूछ सकता है किसी ने ऐसे बता लो इस प्रॉपर्टी को, आवेश सदैव संरक्षित रहता है, इसका क्वेश्चन ऐसा है। बताइए